हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 4 में नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशंस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। वी हैव लेफ्ट विद ओनली 2 हाइब्रिडाइजेशंस sp3d2 एंड sp3d3। वी हैव कवर्ड sp, sp2, sp3, sp3d हाइब्रिडाइजेशंस, लीनियर ज्योमेट्री, ट्राइंगल प्लेनर ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। ओके, तो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज ऑक्टाहेड्रल sp3d2। लेट कंसीडर हमारा h यानी हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स जो कैलकुलेट किया है, h की जो वैल्यू कैलकुलेट करी हमने वो आ जाती है 6। इफ़ इट इज़ 6 देन इस 6 से मुझे क्या क्या पता चलता है, यहाँ से 2 बातें पता चलती हैं। एक तो पता चलता है 6 ऑर्बिटल्स होने चाहिए, और दूसरी बात ये पता चलती है यहाँ फॉर्मूला होना चाहिए AB6 इज़ द रिक्वायर्ड फार्मूला। AB6 is the required formula. Then hybridization will be S plus PX plus PY plus PZ. Now टोटल 4 बनेगी ऑर्बिटल, एक S का और 3 P का लेने के बाद मेरे पास सिर्फ 4 ऑर्बिटल बने। तो मैं यहाँ पे 2 ऑर्बिटल D के ले लेता हूँ, dx² माइनस y² और dz का स्क्वायर। तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 6। देखो 6, h की वैल्यू 6 आई। ये 6 वैल्यू मुझे एक बात इंडिकेट करती है कि यहाँ टोटल हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू कितनी, ऑर्बिटल कितने होने चाहिए? 6। तो बन गया s, p के टोटल 3 और d के टोटल 2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। फ्रॉम दिस हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल यानी 6 कॉर्नर और 8 फेस की एक ज्योमेट्री बनेगी, जिसका नाम क्या रखा जाएगा? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। याद हो जाएगा, 6 अगर h की वैल्यू आ रही है तो इसका मीनिंग क्या होगा? 6 ऑर्बिटल वहाँ पे ऑर्बिटाइज्ड होंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो AB6 होगा। तो AB6 फॉर्मूले के A पे आपका सेंटर में प्रेजेंट होगा, और एक बनाओ उसका एक स्क्वायर। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनेगी? दिस विल बी ए स्क्वायर एंड दीज विल बी 2 आउट ऑफ प्लेन बोन्ड। तो ये कह रहा है कि एक इस टाइप का स्क्वायर है जो 4 कॉर्नर का है, उस पे रखे हुए हैं B एटम, एटम B, एटम B, एटम B। दिस इज एटम B, एटम B। टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 6। दिस ज्योमेट्री इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। दिस ज्योमेट्री इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। समझ में आ गया? एक स्क्वायर है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 कॉर्नर, ये 5वां और ये उसके नीचे 6। तो टोटल कितना हो गया? 6 और 6 से क्या बनेगी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन दे रखा उसने S6। क्वेश्चन क्या दे रखा उसने? SF6। कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू। H वैल्यू, H कहता है 1/2 सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। फ्लोरीन भी यहाँ 6 दे रखा जो कि मोनोवैलेंट होता है, 0 -0। मैं 3 लेक्चर से यही पढ़ा रहा हूँ इस फॉर्मूले को कि पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर मोनोवैलेंट एटम, फिर एनाइन, फिर कैटायन और डिवाइड बाई 2, और आंसर किसके बराबर आ जाता है? 6। और 6 का मीनिंग है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन 6 होगी, यानी एक S का, 3 P का और 2 ले लिए D के, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और मैंने कहा था अगर हाइब्रिडाइजेशन मिल जाए तो लिख देना ज्योमेट्री, और वो होगी ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगी आपकी? ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पे फॉर्मूला होना चाहिए 6 के अकॉर्डिंग AB6, और चेक करने पे पता चलता फॉर्मूला दे भी रखा है SF6। तो यहाँ पे क्लियर सी बात है, लोन पेयर जो आपका होगा वो कितना बनेगा? 0। समझ सकते हो कि सराउंडिंग में मुझे 6 एटम चाहिए थे और 6 दे भी रखे हैं, तो लोन पेयर कितना हो गया? 0, है ना। तो एक स्ट्रक्चर बनेगा SF6 लगाने हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो फर्स्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन नंबर 2, फ्लोरीन नंबर 3, फ्लोरीन नंबर 4, फ्लोरीन नंबर 5 एंड फ्लोरीन नंबर 6। दिस विल बी योर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ SF6। देखिए एक बार इसको, ऑक्टाहेड्रल का क्या बनेगा? SF6 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। SF6 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है ना सबको कि H वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे H की वैल्यू 6 है तो AB6 रखेंगे। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ऑक्टाहेड्रल मेरी ज्योमेट्री होगी। सेम पैटर्न यहाँ फॉलो किया। दिस विल बी द ज्योमेट्री ऑफ SF6। दिस विल बी द ज्योमेट्री ऑफ SF6। ओके, अब ये कहता है कि एक बात और, कि SF6 के अंदर या फिर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लेट कंसीडर देयर इज 1 लोन पेयर। अगर इस ज्योमेट्री में एक लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा, या
मैं रखता हूँ यहाँ पे सीधा 2 लोन पेयर। यहाँ पे कितने लोन पेयर रख दिए जाए? 2 लोन पेयर, या फिर 1 से स्टार्ट कर लीजिए, चलो 1 पे कर लेते हैं। कितना लोन पेयर हो? 1 लोन पेयर हो, या फिर ज्योमेट्री के अंदर कितने लोन पेयर हो? 2 लोन पेयर, यानी 2 पोजीशन क्या रह जाए? खाली रह जाए। ऐसा कुछ हो जाए किसी भी तरीके से जाके उसके पास 1 लोन पेयर हो या 2 लोन पेयर। जब 1 लोन पेयर होगा तो किसी भी एक पोजीशन पे आप लोन पेयर को पुट कर सकते हैं। किसी भी एक पोजीशन पे मैं किसको लगा सकता हूँ? लोन पेयर को अटैच कर सकता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन मेरी sp3d2 है, तो ज्योमेट्री तो रहनी ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन शेप अलग होगी। शेप में मुझे लोन पेयर नहीं काउंट करना, हटाना है उसको वहाँ से। तो मैंने एक पोजीशन पे तो लोन पेयर को रख दिया, बाकी पोजीशंस पे मैंने बॉन्ड पेयर्स को रखा हुआ है। तो बॉन्ड पेयर्स को रखने के बाद हमारी जो ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल है। शेप लिखते टाइम आप भूल जाओ कि वहाँ लोन पेयर भी, शेप लिखते टाइम भूल जाओ लोन पेयर भी। तो क्या बचा? एक स्क्वायर है, 1 2 3 4 कॉर्नर का स्क्वायर है। उसके नीचे, उस स्क्वायर के नीचे क्या लगा हुआ है? एक पिरामिड। उसके नीचे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर के नीचे पिरामिड। तो शेप का नाम रखा जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। शेप का नाम क्या रखा जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। इसी तरीके से अगर 2 लोन पेयर इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं तो ऐसा कुछ बनेगा। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन इसकी 2 पोजीशंस पे हमने क्या रख दिया? लोन पेयर रख दिया। और उन दोनों पोजीशन पे रखने के बाद भूल जाओ कि वो पोजीशन है भी। लोन पेयर रखने के बाद भूल जाओ वो पोजीशंस है भी या नहीं है। अगर मैं भूल जाऊँ इन दोनों पोजीशंस को तो शेप खुद देख के बता देना क्या बच गई। क्या शेप बच गई? एक स्क्वायर दिख रहा है ना? तो शेप क्या होगी? जब 2 लोन पेयर रखे जाएंगे तो शेप जो होगी उसका नाम होगा स्क्वायर प्लेनर, ना कि स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास 1 लोन पेयर था, यहाँ पे कितने लोन पेयर रखे गए हैं? 2 लोन पेयर। हेयर आर 2 लोन पेयर्स और हेयर इज ओनली 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर के साथ जो शेप बचेगी उसको स्क्वायर पिरामिडल बोलेंगे, और 2 लोन पेयर्स के साथ जो शेप बचेगी उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्लेनर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, XeF4। एग्जांपल इज XeF4 जीनोन टेट्राफ्लोराइड। और जीनोन के बारे में मैंने कहा था, जीनोन नोबल गैस फैमिली से बिलोंग करता है। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, 4 फ्लोरीन मोनोवेलेंट +0 -0। आंसर आ गया 6, है ना? 6 आने के बाद मैं ऐसा कह सकता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला होना चाहिए AB6, और हाइब्रिडाइजेशन में 6 ऑर्बिटल यानी sp3d2 मिलेगा। और जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाए तो उसकी ज्योमेट्री लिख देना। ज्योमेट्री कितनी बनेगी? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या बनेगी? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, है ना? और AB6 के अकॉर्डिंग तो फॉर्मूला भी बनना चाहिए, लेकिन फॉर्मूले में कितने सराउंडिंग एटम दे रखे हैं? AB6 है, 6 सराउंडिंग एटम होने चाहिए थे। सराउंडिंग एटम तो कितने दे रखे हैं? 4। रिक्वायर्ड कितने थे? 6। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, तो लोन पेयर कितने बच गए? 2, क्योंकि रिक्वायर्ड 6 थे, प्रेजेंट तो 4 हैं। तो कितना हो गया लोन पेयर? 2। स्ट्रक्चर देखो, Xe, ठीक है। और यहाँ पे लोन पेयर 2 पोजीशन, 1 लोन पेयर और 1 लोन पेयर। अब इसके बाद क्या बचा? 1 फ्लोरीन, 2nd फ्लोरीन, 3rd फ्लोरीन एंड 4th फ्लोरीन। दिस विल बी द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। दिस ज्योमेट्री इज नोन एज दिस शेप इज नोन एज स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि शेप के टाइम पे मैं इन दोनों लोन पेयर्स को वहाँ पे काउंट ही नहीं करूँगा। मैं भूल जाऊँगा कि वहाँ पे लोन पेयर भी थे, लगा के भूल जाओ। तो शेप जो बची, उस शेप का नाम क्या बचा? देखो एक बार, क्या नाम बचेगा? स्क्वायर प्लेनर। कैसे पता चला? इसको देखो, स्केलेटन जो बच गया, है ना? एग्जैक्ट स्केलेटन तो ये था, 2 लोन पेयर थे, लेकिन दोनों लोन पेयर्स को शेप लिखते टाइम आप काउंट नहीं करेंगे। तो ये था आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से रिलेटेड 2 शेप। अगर 1 लोन पेयर रखा जाएगा तो शेप का नाम होगा स्क्वायर पिरामिडल। लोन पेयर अगर 2 रखे जाएंगे तो दोनों पोजीशंस पे रखने के बाद आप भूल जाओ वहाँ पे लोन पेयर भी था। शेप जो बची वो स्क्वायर प्लेनर शेप बचती है। ओके, तो कर लोगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को। सो moving to the next hybridization, last hybridization, next hybridization is the last one, and last hybridization आपकी है, अगर आपका H की वैल्यू 7 आ जाती है, दैट्स मीन हाइब्रिडाइजेशन आपने कैलकुलेट करी और उसकी वैल्यू आ गई 7, हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू इज 7, देन व्हाट विल हैपन? 7 मीन्स आपको 7 ऑर्बिटल चाहिए। एक S का ले लिया,
3 पी का, टोटल कितने बने 4, और पी के बेचारे के पास 3 ही थे, 3 से ज़्यादा है ही नहीं उसके पास। तो आप किससे मांगोगे, डी से मांगोगे। कितने की ज़रूरत है, 4 की जरूरत ना 3 की ज़रूरत है, 3 और मांग लिए, sp3d3 sp3d3। और साथ एक और इंडिकेशन देता है कि फॉर्मूला होना चाहिए जी AB7। इस हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है उसका नाम होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री का नाम होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। दैट्स मीन आपको एक पेंटागन क्रिएट करना पड़ेगा। दिस इज आर पेंटागन। पेंटागन के सेंटर में इसको रखा हुआ है, ठीक है। दिस इज द पेंटागन। एक इसका ऊपर बॉन्ड और एक इसके नीचे बॉन्ड, दैट आर 2 पिरामिड्स। पेंटागन मतलब 5 और बाई मतलब 2 पिरामिड्स, 2 पिरामिड्स उसके ऊपर रखे हैं। ये जो शेप ज्योमेट्री जो तुम्हें दिखाई दे रही है, ज्योमेट्री पेंटागोनल बाई पिरामिडल कहलाती है। ये जो ज्योमेट्री हमें दिखाई दे रही है, इस ज्योमेट्री का नाम क्या रखा जाएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। दिस ज्योमेट्री इज नोन एज पेंटागोनल बाई पिरामिडल। दिस ज्योमेट्री इज नोन एज पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एग्जाम्पल है इसका IF7 इंटर हेलोजन कंपाउंड है, IF7 इंटर हेलोजन कंपाउंड IF7। कैलकुलेट करिए जल्दी से। H1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन के 7, फ्लोरीन कितने 7 + 0 - 0 और आंसर कितना आ गया 7। क्या क्या पता चला 7 से, 7 से पता चला फॉर्मूला चाहिए AB7, 7 से पता चला sp3d3 होना चाहिए। AB7 और sp3d3 मिल गया, ज्योमेट्री ही मिल गई। ज्योमेट्री क्या लिखोगे, ज्योमेट्री क्या लिखोगे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। है फॉर्मूला IF7 है जी। लोन पेयर कितना यहाँ पे, लोन पेयर क्लियर सी बात है कितना 0। पेंटागनल, पेंटागन बना दो एक। दिस इज आर पेंटागन, दिस इज आर पेंटागन। आई सेंटर में रखा और हमने क्या बना दिया, ये पेंटागन। इस पेंटागन के ऊपर 2 पिरामिड्स लगा दिए और इन पिरामिड्स पे जोड़ दिए फ्लोरीन, फ्लोरीन F फ्लोरीन। क्लियर। तो दिस ज्योमेट्री इज नोन एज पेंटागोनल बाई पिरामिडल। दिस ज्योमेट्री इज नोन एज पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एक बार देख लीजिए, IF7 ज्योमेट्री है। IF7 की जो ज्योमेट्री होगी वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगी, क्योंकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू आती है विच इज इक्वल्स टू sp3d3। अगर मान लो केस फिर से वही कि सर एक आध एक लोन पेयर भी तो हो सकता है, यहाँ पे हर एक ज्योमेट्री में आया है, लीनियर ज्योमेट्री को छोड़ के हर ज्योमेट्री में लोन पेयर आया है, तो यहाँ पे भी हो सकता है। तो क्रिएट करके देख लेते हैं एक लोन पेयर। अगर यहाँ पे एक भी लोन पेयर दिखाई दे आपको, अगर आपको लोन पेयर वैल्यू यानी एक एटम सराउंडिंग का कम हो जाए, लोन पेयर आपको 1 दिखाई दे, तो ज्योमेट्री तो सेम रहेगी लेकिन शेप का नाम होगा वो देखते हैं क्या बनेगा। दिस इज आर पेंटागन। पेंटागन बना लीजिए, एक पेंटागन बना लिया, ये पेंटागन बन गया। पेंटागन का एक पोजीशन चली गई लोन पेयर में, भाई एक पोजीशन ख़त्म हो गई लोन पेयर में, बची कितनी 6 की ज्योमेट्री, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बचा। और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की ज्योमेट्री का नाम कौन बताएगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की अभी पढ़ाई थी, ज्योमेट्री का नाम क्या था, ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ एटम 1 2 3 4 5 और 6 एटम सराउंडिंग में, दैट्स मीन नाम क्या रखूँगा, ऑक्टाहेड्रल। बट ये परफेक्ट नहीं है, यहाँ एक लोन पेयर प्रेजेंट है। इस लोन पेयर की वजह से परफेक्ट ना कह के इसको क्या रखूँगा, इररेगुलर ऑक्टाहेड्रल। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ना कह के शेप का नाम क्या रखा जाएगा, इररेगुलर ऑक्टाहेड्रल। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ना कह के नाम क्या रखा जाएगा, इररेगुलर ऑक्टाहेड्रल, है ना। सो एग्जाम्पल इस टाइप का एग्जाम्पल है XCF6। कैलकुलेट करके देख लिए, H1/2 जीनोन का 8, फ्लोरीन 6 + 0 - 0 कितना हो गया, 8 से 14 डिवाइड बाई 2 7। 7 से फॉर्मूला होना चाहिए AB7, 7 से हाइब्रिडाइजेशन चाहिए sp3d3, है ना। और क्या पता चला, जब जो हाइब्रिडाइजेशन मिल गई तो ज्योमेट्री लिखो सीधा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। AB7 कंपेयर करके देखते हैं क्या है AB7 मेरे पास, या तो 6 बन रहा है, 7 है ही नहीं। XCF6 है सराउंडिंग, तो सीधी सी बात है लोन पेयर कितना आ गया मेरे पास, लोन पेयर मेरे पास कितना आ गया, एक लोन पेयर आ गया और ये होता हमारा पेंटागन।
दिस इज आर पेंटागन। पेंटागन और इसके सेंटर में जिनोन, फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड, फिफ्थ बॉन्ड, सिक्स्थ बॉन्ड, सेवंथ बॉन्ड। एक पोजीशन पे लगा देना जी लोन पेयर, बाकी पोजीशन पे फ्लोरीन्स को अटैच करेंगे। बाकी पोजीशंस पे किसको अटैच करेंगे? फ्लोरीन्स को। तो ये बन जाएगा आपका लोन पेयर। शेप का नाम रखा जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड या इररेगुलर ऑक्टाहेड्रल। तो ये सारी आपकी हाइब्रिडाइजेशंस थी। एच की वैल्यू 2 से लेके एच की वैल्यू 7 तक, एच वैल्यू 2 से लेके एच वैल्यू 7 तक का केयर था ये सारा का सारा। एक बार इसको देख लीजिए, फिर इसके मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता हूँ जो आपको डील करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर जो आपको सोल्व करने हैं एज एन एक्सरसाइज। फॉर्मूले लिख देता हूँ जो आपको पढ़ना है, घर पे जाके सोल्व करके देखने हैं जो क्वेश्चंस। BF3 BCl3, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है NF3 PF5 CH4 SiCl4 NCl3 NF3 हो गया उसकी जगह पे, तो ठीक है। XeF2 XeO3 XeOF4, ठीक है। XeO2F2, क्लियर। इसके बाद और कंपाउंड लिखिए SO4 2 SO3 2 NO2 NO2 प्लस BO3 चार्ज इज नेगेटिव -3 फॉस्फेट PO4 4 माइनस। ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं आपको एज एन एक्सरसाइज, इनको ट्रीट कर सकते हो। इन्हीं सब की शेप, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, क्या क्या लिखोगे इनकी? हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप, ठीक है, ये चीज़ें लिखनी है। बॉन्ड एंगल्स भी लिखने हैं सभी के। तो SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D3, ये हाइब्रिडाइजेशंस कवर अप करनी है सारी। ये आपको क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस को कवर करना। ओके, तो वेस्पर थ्योरी खत्म हुई। वेस्पर थ्योरी खत्म हुई तो कुछ आपकी डेफिनेशंस बच जाती हैं, जिन डेफिनेशंस को हमें कवर करना है, जो कि आपके मॉलिक्यूल से ही रिलेटेड होती हैं, है ना। तो पहली डेफिनेशन जो है वो है बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ के बारे में क्या कहते हो? व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ? नाम से पता चल रहा है बॉन्ड की जो जनरली लेंथ होती है उसको क्या बोला जाता है? बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड तो कुछ होता ही नहीं, बॉन्ड तो अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन हुई दो पार्टिकल्स में, कितना वो एक दूसरे के क्लोज आ पाए, उनके सेंटर्स के बीच में कितना डिस्टेंस रह गया, दैट डिस्टेंस इज जनरली नोन एज बॉन्ड लेंथ। जैसे ये एटम A था और ये एटम है B, दोनों एटम एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं और दोनों के बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है कुछ इस तरीके से ओवरलैप करके। मान लो कोवलेंट बॉन्ड बन गया, तो इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस रह जाता है, जनरली इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस रह जाता है, दिस डिस्टेंस इज नेम्ड एज बॉन्ड लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द एवरेज डिस्टेंस between the centers of two bonded atoms is named as bond length. The average distance between two bonded atoms is named as bond length. यानी इस डिस्टेंस को, इस r लेंथ को, इसको बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। इसको जर्नली क्या बोला जाता है? बॉन्ड लेंथ, है ना। दो एटम्स के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस बच गया, उस डिस्टेंस का नाम जर्नली क्या रखा जाता है? बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ को यूनिट्स में मेजर किया जाता है, एंगस्ट्रॉन्स होती है जनरली 10⁻⁻10 मीटर में, या फिर मेजर किया जाता है उसको पिकोमीटर में, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 मीटर। यानी पिकोमीटर में मेजर करते हैं या उसको किस में मेजर करते हैं? एंगस्ट्रॉन्स में मेजर करते हैं। और दो
एटम्स जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, दो एटम जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस बच गया उसको बोला जाता है उनकी बॉन्ड लेंथ। उनको क्या बोला जाता है? बॉन्ड लेंथ। कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो उसकी रेडियस को ना, उसके एटम को, एटॉमिक बॉन्ड लेंथ को रेडियस कौन सा बॉन्ड बोला जाएगा? कोवलेंट बॉन्ड लेंथ। आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कहलाएगा आयोनिक बॉन्ड लेंथ। वंडरवाल बॉन्ड बना रहे हैं तो उनके बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है वंडरवाल बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब ये कहता है कि बॉन्ड लेंथ जो होती है, दो एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कौन सी बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होगी और कौन सी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी? तो ये कहता है कि अगर दो एटम्स के बीच में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं तो वो एक दूसरे से दूर होते हैं। डबल बॉन्ड बना तो वो क्लोज आते हैं क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ। ट्रिपल बॉन्ड बना और भी क्लोज आएंगे। सिंगल बॉन्ड बना अट्रैक्शन कम है, डबल बॉन्ड बना अट्रैक्शन ज़्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड बना अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। जितना अट्रैक्शन ज़्यादा है पार्टिकल क्लोज आएंगे, और क्लोज आएंगे तो डिस्टेंस उनका डिक्रीज करेगा, दैट इज बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। तो ये कह रहा है कि सबसे लॉन्गर बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की होती है, उसके बाद डबल बॉन्ड की होती है। ऐसा क्यों? इसका रीजन क्लियर सा है कि जितना अट्रैक्शन ज़्यादा उतना ही बॉन्ड का नंबर ज़्यादा, और जितना अट्रैक्शन ज़्यादा पार्टिकल उतने ही क्लोज आएंगे। क्लोज आएंगे तो डिस्टेंस डिक्रीज करेगा, दैट्स वाई बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होती है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ इज मोर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इट इज़ अबाउट 1.4 एंगस्ट्रॉन्स, इट इज़ अबाउट 1.3 एंगस्ट्रॉन्स, एंड इट इज़ अबाउट 1.37 एंगस्ट्रॉन्स। एंगस्ट्रॉन मतलब 10⁻⁻10। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल क्लोज आ रहे हैं, इनके बीच के नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रहे हैं, और बॉन्ड बढ़ रहे हैं तो इनके बीच का बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकंड डेफिनेशन इज द बॉन्ड एंगल। डेफिनेशन नंबर सेकंड इज बॉन्ड एंगल। द एंगल बिटवीन, नाम से पता चल रहा बॉन्ड्स के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन टू इमेजिनरी लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द बॉन्ड। बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने वाली दो लाइंस के बीच के डिस्टेंस को एंगल को जनरली क्या बोला जाता है? बॉन्ड एंगल। मान लो एक मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल एक लीनियर मॉलिक्यूल है, उसके अंदर दो बॉन्ड बने हुए हैं, तो इन दोनों लाइंस, ये दोनों इमेजिनरी लाइन या इन दोनों बॉन्ड को बोला जाए तो उनके बीच के एंगल को जनरली मैं क्या बोलूँगा? बॉन्ड एंगल थीटा। इन दोनों के बॉन्ड्स के बीच के एंगल को क्या बोला जाएगा? बॉन्ड एंगल थीटा। मान लो इसका स्ट्रक्चर ट्राइंगल स्ट्रक्चर है, तो किन्हीं भी दो बॉन्ड की लाइंस के बीच के एंगल को, यानी वो लाइंस जो बॉन्ड दिखाती हैं उनके बीच के एंगल को थीटा एंगल यानी बॉन्ड एंगल नाम दिया जाता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि भाई दो एंगल्स, दो लाइंस जो बॉन्ड को दिखाती हैं, जो इमेजिनरी लाइंस है जो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, इज नोन एज, उनके बीच का एंगल क्या कहलाता है? बॉन्ड एंगल। द एंगल बिटवीन टू लाइंस विच आर रिप्रेजेंटिंग द बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग भी डिसाइड होता है। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर ज्योमेट्री, sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर ज्योमेट्री, उसी के साथ मैंने लिखवाया था 180 डिग्री। sp2 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल ट्राइंगल 120, sp3 टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल वाज 109 डिग्री, sp3d एक तो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, एक 120, सबकी ज्योमेट्री के साथ साथ लिखवाया था मैंने। ऑक्टाहेड्रल sp3d3 सिर्फ sp3d2 सिर्फ 90 डिग्री, sp3d3 का नहीं लिखवाया, वो लिख लो 72 डिग्री। sp3d3 का मैंने नहीं लिखवाया था, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। कितना? 72 डिग्री। पेंटागन के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 72 डिग्री। ठीक है, 72 डिग्री एंगल होता है। तो बॉन्ड एंगल जो लाइंस होती हैं, जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनके बीच के एंगल्स को जनरली हम किस नाम से जानते हैं? बॉन्ड एंगल्स के नाम से। लास्ट एंड फाइनल डेफिनेशन जो मैं पहले दिन भी पढ़ा चुका, जिसका नाम है बॉन्ड एनर्जी, और ये तो डायग्राम से पढ़ाई थी बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ दोनों डायग्राम से ही रिप्रेजेंट करवाई थी मैंने,
कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। जब भी कभी बॉन्ड बनता है दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और उस अट्रैक्शन का रिजल्ट होता है वहाँ से कुछ एनर्जी निकलती है। दैट एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, amount of energy released when 1 mole of bond is formed, 1 mole of bond is formed, जब 1 मोल बॉन्ड बनता है, 1 मोल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, द बॉन्ड एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड नोन एज बॉन्ड एनर्जी। क्या बोला जाता है उसको, बॉन्ड एनर्जी बोला जाता है। 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, 1 मोल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, कहीं पे भी दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बनता है तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसका नाम रखा जाएगा बॉन्ड एनर्जी, या उसी बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी चाहिए उसका नाम क्या रखा जाएगा, बॉन्ड एनर्जी। यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो कहता है कि अमाउंट, और ब्रेकिंग की फॉर्म में लिख सकते हो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। यहाँ पे देखो एनर्जी रिक्वायर्ड है, वहाँ पे रिलीज लिखा था मैंने, व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज ब्रेक, 1 रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, 1 मोल ऑफ बॉन्ड। ठीक है, जितनी एनर्जी बॉन्ड बनते टाइम रिलीज होती है या बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसका नाम रखा जाता है बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज जनरली नेम्ड एज बॉन्ड एनर्जी। ग्राफ के थ्रू भी दिखाया था कि ये एक्सिस आपकी पोटेंशियल एनर्जी की एक्सिस होती है, प्लस और माइनस, ये सेंटर होता है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, जहाँ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है उस एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, और उस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, बॉन्ड लेंथ। उस डिस्टेंस का नाम क्या रखा जाता है, बॉन्ड लेंथ, और उस एनर्जी का नाम जहाँ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है बॉन्ड एनर्जी कहलाता है। ओके, तो ये 3 डेफिनेशंस पढ़ाई है मैंने, बॉन्ड लेंथ, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 बॉन्डेड एटम, 2 बॉन्डेड एटम्स के सेंटर्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ कहलाती है। बॉन्ड एनर्जी, एक बॉन्ड बनता है तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड एनर्जी कहलाती है, या बॉन्ड तोड़ने में जितनी एनर्जी चाहिए उसको बोला जाता है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एंगल, 2 इमेजिनरी लाइन जो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है उनके बीच के एंगल को क्या बोला जाएगा, बॉन्ड एंगल। हाइब्रिडाइजेशन पे बेसिकली वो डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर हैं फिर भी मैंने एक ही फैक्टर डिस्कस किया है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो हम मूव करते हैं अपने एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जिसका नाम होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होता है, रेजोनेंस फेनोमिना और क्या होता है रेजोनेटिंग। देखो, ये कहता है कि जब किसी एक मॉलिक्यूल का सिंगल स्ट्रक्चर बनाया जाए और उस स्ट्रक्चर से उसकी सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती तो हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर वहाँ ड्रॉ करेंगे उस मॉलिक्यूल का, और वो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किए गए वो स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये फिनोमिना जो रखा उसका नाम क्या रखा जाएगा, रेजोनेंस। ठीक है, व्हेन ए सिंगल स्ट्रक्चर और सिंगल octet rule Lewis dot structure cannot explain the all properties of a molecule, then we will plot more than one structures. These structures are known as canonical structures or resonating structure, and the phenomena is known as resonance. When a single structure यानी Lewis dot structure cannot explain all the properties of a molecule, then we write more than one structures called resonating structures.
called resonating structures, called resonating structures. These structures are known as resonating structures, and the phenomena is known as resonance, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। रेजोनेंस बोला जाता है, पढ़ के देख लीजिए, बहुत सीधी सी बात है भाई। जब एक स्ट्रक्चर से सारी चीज़ें नहीं बता सकते एक कंपाउंड के, मतलब किसी एक पिक्चर से आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी इंसान के बारे में सारी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, तो उसकी अलग अलग एंगल से फ़ोटो लेते हो और फिर प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते हो। ये जो अलग अलग फ़ोटोज़ लिए हैं इनका नाम रखा जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और जो ये फिनोमिना, ये पूरा जो काम धाम हुआ है, जो किया है तुमने, इसका नाम क्या रखा जाता है? रेजोनेंस। इसका नाम क्या रखा जाता है? रेजोनेंस। तो ये कह रहा है कि जब सारी प्रॉपर्टीज़ किसी भी मॉलिक्यूल की एक स्ट्रक्चर से नहीं दिखा पाओगे तो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर प्लॉट करने पड़ेंगे। एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स प्लॉट करोगे तो क्या रखोगे? वो क्या कहलाएगा? वो रेजोनेंस। पहला एग्जाम्पल है रेजोनेंस का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ओजोन, स्ट्रक्चर ऑफ O3। स्ट्रक्चर्स किसका प्लॉट करना है? O3 का। अब O3 के अंदर 3 ऑक्सीजन होते हैं, सबको पता है O3 एक 3 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ना। अब इस मॉलिक्यूल में हर ऑक्सीजन के बारे में मैं पहले वीडियो लेक्चर पे जाता हूँ जहाँ मैंने पढ़ाया था कि कितने ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, बोरॉन 3 बनाता है, कार्बन 4 बनाता है, नाइट्रोजन 3 बनाता है, ऑक्सीजन 2 बनाता है, फ्लोरीन 1 बनाता है। ये क्लियरली लिखवाया था मैंने, लिखवाया था। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भाई ऑक्सीजन को बनाने 2 बॉन्ड, एक ये बना लिया और एक ये बना लिया। बताओ क्या ये स्ट्रक्चर सही लग रहा है? चेक कर लेते हैं। कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बने हुए हैं, ठीक है। फॉर्मल चार्ज कितना? 0। कितने बनाता है? 2 बना हुआ कितना है? 1 फॉर्मल चार्ज हो गया। कितने बनाता है? 2 बना हुआ कितना है? 1 फॉर्मल चार्ज कितना? -1। आंसर आया -1 -2। यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा चार्ज, तुम कह रहे हो -2, तो दैट्स मीन आपका स्ट्रक्चर गलत है। गलत को सही बनाने के लिए मैंने एक बॉन्ड क्या लगाया? डबल बॉन्ड। अब करके देखो, बीच वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज +1, क्योंकि 3 बॉन्ड बना चुका है वो। बनाने उसको 2 थे, बन गए 1 2 और 3, तो इस पे आ गया +1। इस पे एक ही बॉन्ड बना हुआ है -1, इस पे चार्ज कितना? 0। नेट चार्ज कितना हो गया? 0। अरे कुछ समझ में आया? बीच वाले ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 3 बॉन्ड है तो चार्ज कितना? पॉजिटिव। एक बॉन्ड बना हुआ चार्ज कितना? -1। 2 बने हुए तो 0। लेकिन जरूरी थोड़ी ना यही बॉन्ड डबल हो, जरूरी तो नहीं है जी यही बॉन्ड डबल हो। मैं तो कहता हूँ जी ये वाला बॉन्ड डबल करके दिखाओ। 3 ऑक्सीजन है ना, तुमने इसी बॉन्ड को डबल क्यों बना दिया? बॉन्ड तो ये डबल होना चाहिए था, बॉन्ड तो इसको डबल होना चाहिए था। इसने क्या बिगाड़ा था? ये 2 स्ट्रक्चर हो गए, दोनों पॉसिबल है। ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों पॉसिबल हैं। दैट्स वाई दोनों के बीच में लगाओगे एक डबल हेडेड एरो, और ये डबल हेडेड एरो बताएगा रेजोनेंस के बारे में। ये जो डबल हेडेड एरो बनाया वो रेजोनेंस के बारे में बताता है। रेजोनेंस क्यों बोला? क्योंकि भाई क्लियर सी बात थी कि एक स्ट्रक्चर में ज़रूरी थोड़ी ना आप यही डबल बॉन्ड बना सकते हो। बॉन्ड तो डबल ये भी हो सकता है, और अगर ये डबल बॉन्ड है तो स्ट्रक्चर वाला ये ड्रॉ होगा उसका। तो इसको क्या बोला जाएगा? उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कह रही है ये डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड ये भी हो सकता है। तो स्ट्रक्चर नंबर 2 क्लियर है। तो पहली चीज़ मैं यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ लिखूँगा रेजोनेंस के बारे में, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर separated by double headed arrow। एरो जो उनको सेपरेट करेगा वो एक डबल हेड एरो होगा। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में जो एरो दिखाया जाएगा वो एक डबल हेडेड एरो होगा। बात सही है? समझ में आ गया कि 2 जो स्ट्रक्चर्स हैं, 2 जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उनके बीच में लगने वाला एरो हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। मॉलिक्यूल का नेट चार्ज हर स्ट्रक्चर में सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे
इस स्ट्रक्चर के अंदर जीरो चार्ज है तो इस स्ट्रक्चर में भी जीरो ही चार्ज मिलेगा फॉर्मल, और फॉर्मल चार्ज यहाँ पे भी कितना मिलेगा, जीरो। जैसे इस ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है तो इस पे -1, ये औकात से ज़्यादा यानी 3 बना चुका, 2 की थी और तो +1 चार्ज, और इस पे कितना, जीरो। नेट चार्ज कितना, जीरो, तो नेट यहाँ पे भी कितना मिलेगा, जीरो। यानी ऑक्टेट रूल और नेट फॉर्मल चार्ज मस्ट बी सेटिस्फाइड इन एवरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऑक्टेट रूल and formal charge must be same in all structure, in all structure। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम लिखोगे सब के सब में जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है या ऑक्टेट रूल है वो हर एक में सेम रहना चाहिए, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, अदरवाइज गलत माना जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। थर्ड एंड लास्ट एंड फाइनल थिंग, थर्ड लास्ट क्या कहता है कि 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, इन दोनों को मिला के मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ, बताना ये सही है या गलत। भाई ये कह रहा है एक एक बॉन्ड तो हर बार प्रेजेंट है, तो मैंने एक बॉन्ड तो हर बार ही बना दिया। कहता है एक बार इसके पास डबल बॉन्ड है, एक बार इसके पास डबल बॉन्ड है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये डबल बॉन्ड दोनों एटम्स के बीच में क्या होने लग रहा है, सर्क्यूलेट। भाई एक एक बॉन्ड तो हर बार प्रेजेंट है, लेकिन एक डबल बॉन्ड है जो बार बार सर्कुलेट हो रहा है इनके बीच में। एक डबल बॉन्ड है जो क्या हो रहा है, दोनों के बीच में सर्कुलेट। एक बार इसके पास है, एक बार इसके पास है, एक बार इसके पास, एक बार इसके पास, एक बार इसके पास, एक बार इसके पास। तो मैंने डबल बॉन्ड को पूरे के ऊपर क्या कर दिया, डॉटेड लाइन से सर्कुलेट कर दिया, और इन दोनों से मिलके ये स्ट्रक्चर बना है। दैट्स वाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। हाइब्रिड ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, all resonating structures is known as, क्या नाम रखा जाता है, is known as resonance hybrid। उसको क्या नाम दिया जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। उसका नाम क्या रखा जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। सभी स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड क्या कहलाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये रूल्स रेजोनेंस के दौरान फॉलो होने चाहिए ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर्स लिखा मैंने CO3 2-, तो मतलब मॉलिक्यूल पे ओवरऑल चार्ज कितना है, -2। कार्बन के बारे में कहा जाता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और कार्बन ने बना लिए 4 बॉन्ड। स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से तो सही है, कार्बन के चारों बॉन्ड बने हुए हैं, 0 चार्ज है। ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड बने हुए हैं, 0 चार्ज है। नीचे वाले दोनों ऑक्सीजन का एक एक बॉन्ड बना हुआ है, एक और बना सकते हैं। एक और बनाने की निशानी होती है माइनस चार्ज। पहले वीडियो लेक्चर से ये सब कुछ बता रहा हूँ, उसी में मैंने पढ़ा दिया था किस पे नेगेटिव होगा, दूसरे वीडियो लेक्चर में भी पढ़ाया था किस पे नेगेटिव और किस पे पॉजिटिव। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि भाई पहले यही वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाओगे तुम, बॉन्ड तो ये तो सिंगल रखो, आप इसको भी तो बना सकते हो डबल बॉन्ड। इसको डबल बॉन्ड बनाया तो इस पे -1 और इस पे -1, दोनों के बीच में क्या दिखाओगे, एरो, डबल हेडेड एरो। और एक लाइन में लिखने की कोशिश करना जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला बॉन्ड डबल कर दिया, अगली बार ये कर देना और अगली बार ये कर देना। और कोशिश करना जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं सारे एक सिंगल लाइन के अंदर लिखे जाएं, है ना। तो यहाँ पे चार्ज -1, यहाँ पे चार्ज -1। दिस इज द थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने आ गए, 3। फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3। कैसे बनाया, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है, 2 बन गए। अब इन तीनों का हाइब्रिड बनाना मुझे, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड तो कहीं जाने से रहा, ये तो हर बार ही रहेगा इनके बीच में। देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, लेकिन इसके साथ एक बॉन्ड एक्स्ट्रा था, तो मतलब कम से कम एक बॉन्ड तो हर बार ही रहेगा ना। और जो डबल बॉन्ड है एक बार इसके पास था भाई, एक बार इसके पास भी था और एक बार इसके पास भी था। तीनों के पास क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। ये जो डबल बॉन्ड था ये बहुत चालाक आदमी, ये तीनों के पास सर्कुलेट हो रहा है। और अगर ये तीनों के पास सर्कुलेट हो रहा है तो इसको रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में लिखा जाएगा। किस फॉर्म में लिखा जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। दिस इज नोन एज हाइब्रिड, दिस इज नोन एज हाइब्रिड और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से प्लॉट किए जाते हैं किसी के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, किसी के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं प्लॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ NO3-।
किसके प्लॉट करने हैं आपको? NO3 माइनस। तो फॉर्मूला स्ट्रक्चर सब ड्रॉ करना बता दिया था मैंने कि NO3 में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बनाएगा, 1 2 और 3। अगर ऐसा करता हूं तो हर ऑक्सीजन का एक एक ही बॉन्ड बनाया, दैट्स मीन हर ऑक्सीजन पे चार्ज होगा -1 और टोटल चार्ज -3 हो गया, जबकि मुझे तो -1 ही चाहिए। यहाँ पे हर ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है तो हर ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, तो 3 टोटल चार्ज बन गया। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, एक बॉन्ड को डबल कर देता हूँ ताकि इसका फॉर्मल चार्ज 0, इसका +1, इसका -1, इसका -1, +1 -1 -1 +1 -1 -1, नेट कितना बचा? -1। तो ज़रूरी थोड़ी ना यही बॉन्ड डबल होगा भाई, ज़रूरी नहीं है यही बॉन्ड डबल हो, डबल तो ये भी हो सकता है, ठीक है, और डबल भाई ये भी हो सकता था। ऐसा तो ज़रूरी नहीं था यही बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, डबल तो कोई सा भी बॉन्ड हो सकता था, तीनों में से एक, है ना, तीनों में से एक बॉन्ड क्या बन सकता था? डबल बॉन्ड। ओके, तो इनका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा? तीनों के पास एक एक बॉन्ड तो है ही और एक डबल बॉन्ड है जो दोनों तीनों के पास क्या होने लग रहा है? बारी बारी सर्कुलेट। तीनों के पास बारी बारी क्या हो रहा है? सर्कुलेट। ये क्या कहलाएगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशंस, ऑक्टाहेड्रल और पेंटागोनल बाइपिरामिडल। उसके बाद हमने पढ़ी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल्स, और उसके बाद कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। ये आपको रिवाइज करना है, लास्ट वीडियो लेक्चर होगा इसके बाद नेक्स्ट वीक में, उसमें हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।